सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज संघ की अहम बैठक होने जा रही है भोपाल में। ये बैठक होनी है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंच चुके हैं। कल कड़ी सुरक्षा के बीच भागवत समीधा पहुंचे। संघ प्रमुख 2 दिन भोपाल में रहेंगे। इस दौरान प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ मंथन भी वे करने वाले हैं। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ सरकार कह रही है कि लॉकडाउन है और संडे को लॉकडाउन घोषित कर दिया भोपाल में, और उसके बावजूद आरएसएस वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं, बीजेपी वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अजीब विचित्र है कि बैठक लेने के लिए लॉकडाउन नहीं है और बाकी जनता के लिए लॉकडाउन है, कोरोना है। और मैं शुरू दिन से बात कहता आ रहा हूँ कि तमाम प्रदेश के अंदर इस टाइम महामारी की हालत है, लेकिन सरकार और आरएसएस केवल चुनाव जीतने और चुनाव लड़ाने और सत्ता पाने का काम कर रही है। कोरोना से सही तरीके से निपटने के लिए कोई तैयारी न सरकार की। और बहुत अफसोस वाली बात है कि फिर 2 दिन बैठक भोपाल में होगी। आरएसएस प्रमुख भी आए, वो बैठक लेंगे, लॉकडाउन में भी लेंगे। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब इनकी चल रही है जो समझ में आ रहा है। इन्हीं के नियम है, इन्हीं के बनाए हुए कायदे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसी सरकार चला रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना काल में सेवा और सहयोग की भावना से काम करने वाला संगठन रहा है और इसकी प्रेरणा से भी तमाम स्वयंसेवक और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी सेवा और सहयोग की लगातार गतिविधियां आयोजित की हैं। संघ ने कभी अनुशासन, कभी संयम नहीं त्यागा और ना ही किसी प्रकार के कोई नियम कानून का उल्लंघन किया, न करने वाले हैं। कम से कम वो लोग ज्ञान ना दें जो खुलेआम सरेआम कानून तोड़ने का आह्वान करते हैं। वो लोग ज्ञान ना दें जिनकी पार्टी की पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक शासन के बनाए नियम कानून का उल्लंघन करती हुई विजय लक्ष्मी साधो जी राजनीतिक कार्यक्रम कर रही हैं, भाषण दे रही हैं, स्वयं डॉक्टर हैं और कोरोना के बनाए नियम कानून का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अच्छा होगा कि अपना काम करें और नियम कानून का पालन करें। और शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये इस मामले को लेकर आपने सुना भी, जैसे कि कांग्रेस इस मामले को लेकर सवाल उठा रही है कि रविवार के दिन तो लॉकडाउन होता है और लॉकडाउन के दिन ये बैठक कैसे हो रही है। इसके साथ ही बीजेपी इस पर पलटवार भी कर रही है। आपको बताएं कि 20 दिन में संघ प्रमुख का ये दूसरा भोपाल दौरा है और राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये पहला दौरा भोपाल में होने जा रहा है। 20 दिन के भीतर ये दूसरा दौरा है। 2 दिन तक भोपाल में रहेंगे और यहाँ संघ के सेवा कार्यों की समीक्षा करेंगे। भविष्य के सेवा कार्यों की योजना पर भी चर्चा मोहन भागवत करेंगे और ये बैठक ठेंगड़ी भवन में रखी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद भी जुड़े हुए हैं। शरद, क्या कब ये बैठक शुरू होगी, कितनी देर तक चलेगी, एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल पूरी जो बैठक है वो 10 बजे के बाद जो माना जा रहा है कि शुरू होगी और दिन भर का ये पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि जैसा कि कांग्रेस की आपत्ति भी है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लिहाजा जो बैठक की जा रही है क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन है और उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियमों का पालन करना है। और एक नियम ये भी है कि 5 लोगों से ज़्यादा के साथ में बैठक नहीं हो सकती। तो जो मध्य और मालवा प्रांत के जो पदाधिकारी हैं, स्वयंसेवक हैं, उनके साथ में मोहन भागवत की चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि अलग अलग सेशन में ये बैठकें होंगी 5-5 और जो उनके पदाधिकारी होंगे वो बैठक में आएंगे। तो दिन भर ये जो सिलसिला है वो बैठक का चलेगा। जहाँ तक बात एजेंडे की है तो जैसा कि आप बता भी रहे थे कि संघ ने कोरोना काल के दौरान में जो सेवा कार्य किए हैं, संघ का दावा ये है कि चाहे रक्तदान करने की बात हो, चाहे प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्थाएं करने की बात हो या फिर और दूसरे जो काम हैं वो सारे संघ ने किए हैं। तो ये जो काम किए गए संघ की ओर से वो आखिरकार क्या क्या थे और आने वाले दिनों में किस तरीके से संघ अपनी भूमिका इस कोरोना काल में सामाजिक तौर पर मजबूत कर सकता है, इसको लेकर मोहन भागवत समझौता जो आज की बैठक है उसमें निर्देश करेंगे और एक तरीके की प्रारूप भी बताएंगे कि इस लाइन पर जो संघ है उसको आगे चलना है। तो ये जो बैठक है वो दिन भर आज चलेगी। ठेंगड़ी भवन, जैसा कि आपने कहा भी, वहाँ पर बैठक हो रही है। मध्य और मालवा प्रांत के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे।
शुक्रिया आपका इस शरद इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। इंदौर में बीजेपी ने दरअसल जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर बीजेपी ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपा और बीजेपी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से भी पटवारी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी की विवादित तस्वीर पोस्ट की थी। उधर डीआईजी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। हमारे सारे माननीय विधायकगण, आदरणीय सांसद जी, हम लोग सब जीतू पटवारी द्वारा जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और आज जो ट्वीट किया गया है और जिस तरह का अमर्यादित ट्वीट किया है, उनके फ़ोटो को लेके उसको टेम्पर्ड करके ऐसे समय जब वो प्रभु श्री राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम का फ़ोटो लेके जीतू पटवारी द्वारा उसको टेम्पर्ड करके हाथ में कटोरा देते हुए फ़ोटो ट्वीट किया गया, उस विषय को लेके उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेके हम लोग आए हैं। इसमें मुख्य मांग थी कि एक फ़ोटो को तोड़ मरोड़ करके और उस पर कुछ टिप्पणी की गई थी जो कि अमर्यादित करके उस टिप्पणी में उसके खिलाफ आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसमें संबंधित जो आवेदन है फोटोग्राफ। और अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, सबसे पहले इस मामले को लेकर जो संज्ञान लिया था, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस पर संज्ञान लिया था और उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कहा था कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बाद हालांकि जीतू पटवारी ने अपना ट्वीट हटा लिया था और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। तो दोनों लोगों ने अपना ट्वीट हटा लिया था और माना जा रहा था कि मामला कुछ शांत हो गया है। लेकिन जब रात में बीजेपी हाईकमान का फोन इंदौर पहुंचा तो इंदौर के बीजेपी के नेता सक्रिय हो गए। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेदोला, मालिनी गौड़ और आकाश विजयवर्गीय समेत तमाम पदाधिकारी डीआईजी ऑफिस पहुंचे और जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक शिकायती पत्र डीआईजी को सौंपा। डीआईजी ने इस मामले में कहा कि वो इसकी जांच कराएंगे और इसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस मामले को अब साइबर सेल को सौंप दिया क्योंकि ये ट्विटर का मामला साइबर अपराध है, इसलिए साइबर पुलिस अब इस पर अपराध दर्ज करेगी। इसके साथ ही जो विधायक थे उन्होंने मांग की है कि जो विधानसभा स्पीकर हैं उनसे मांग की है कि जीतू पटवारी अक्सर इसी तरह के विवादास्पद काम करते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं, इसलिए उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द की जाए। तो उसके बाद से अब जीतू पटवारी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। उन पर कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी इस मामले का अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन शिकायती पत्र जरूर ले लिया है। अब उन पर जब धाराएं के तहत एफआईआर दर्ज होगी तब उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की या आगे की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि अभी इस मामले में डीआईजी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। अवैध डीजल के 4 अड्डों पर पुलिस ने छापे की कार्रवाई की है। रॉयल डिपो के पास ये अवैध रूप से डीजल के अड्डे चल रहे थे। डिपो से निकलने वाली गाड़ियों का डीजल खरीद कर ये लोग कालाबाजारी करते थे। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 3 फरार हो गए हैं। डीजल और केमिकल समेत 30 लाख रुपए का सामान भी इनके पास से मिला है। नीले केरोसिन को डीजल बनाने वाला केमिकल भी बरामद किया गया है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उन्होंने स्थानों को गोपनीय रूप से चिन्हित किया और वहाँ कई ऐसे कंपाउंड नुमा अड्डे हैं, जो बाड़े हैं, जिसमें भारी मात्रा में अवैध डीजल बरामद हुआ, जिसकी मात्रा करीबन 1500 लीटर है। एक टैंकर भी हमने जब्त किया है जो वहाँ डीजल बेचते हुए हमने उसे पकड़ा, और एक ओमनी मारुति वैन पकड़ी है जिसमें केन भरी हुई डीजल की। एक बोलेरो भी जब्त हुई है जिसमें भी बेचने के लिए ले जाई जा रही डीजल केन जब्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ मोटर्स भी मिली हैं जिनसे ट्रक से डीजल निकाला जाता था, और एक विशेष केमिकल मिला है जिससे कि केरोसिन को, नीले केरोसिन को जिसमें डाल करके उसे उसका रंगहीन कर दिया जाता था और उसको डीजल में मिलाने के लिए उपयोग करते थे। और ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये पूरा खेल कैसे चलाया जा रहा था। सुशील। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में एक ऑयल का सरकारी डिपो है। यहाँ से जो टैंकरों में डीजल पेट्रोल जाता है, इन डीजल पेट्रोल के टैंकरों से बीच में
अवैध तरीके से डीजल पेट्रोल खरीदा जाता है और ये रायरोड इलाके में आसपास भंडारण किया जाता है। फिर इन पेट्रोल और डीजल में केरोसिन मिलाया जाता है और धड़ल्ले से ये अवैध तरीके से बेचे जाते हैं। इस गोरख धंधे की शिकायत पुलिस को लंबे समय से मिल रही थी और इसी के चलते पुलिस ने 4 जो अवैध डीजल के डिपो है इन पर कार्रवाई की। यहाँ से 1,500 लीटर से ज्यादा डीजल बरामद हुआ है। इसके अलावा केमिकल भी बरामद हुआ है, जिस केमिकल के जरिए नीले केरोसिन को सफेद करके डीजल में मिलाया जाता है और मिलावटी डीजल तैयार करके ये खपाया जाता है बाजारों में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गोरख धंधा अवैध तरीके से चल रहा था और 4 जो अवैध डीजल के ये अड्डे हैं, इन अड्डों पर कार्रवाई पुलिस ने की है। प्रशासन भी इसमें सक्रिय था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये मामला सामने आया है। पुलिस अब तलाश कर रही कि जो डिपो से टैंकर निकलते हैं वो किस मात्रा में यहाँ पर इन जो अड्डे हैं। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, निगम मंडलों को लेकर पूनिया की तरफ से, पीएल पूनिया की तरफ से बयान आया है। निगम मंडल की दूसरी सूची लगभग तैयार है और आला कमान की सहमति के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद भी कई और सूचियां जारी होंगी, एक नहीं कई और। वो कह रहे हैं देर रात तक दूसरी सूची पर मंथन भी किया गया। बहुत से नामों पे चर्चा हुई, बहुत से सभी नामों पे सहमति है। तो इसमें कोई असमंजस की स्थिति किसी भी तरह कहीं भी नहीं है। लेकिन इसकी प्रक्रिया है नियुक्ति की, उस प्रक्रिया के माध्यम से आगे होंगे। और मैं जैसे पहले भी बताया गया, एक सूची जारी हो चुकी है, फिर होगी राउंड में। अभी काफी पद हैं, तो नियुक्तियों का प्रोसेस जारी होगा। अंतिम रूप से तो सरकार की तरफ से ही होगा, लेकिन उससे पहले कई प्रक्रियाएं हैं जो कि पालन करनी होती है, उसमें समय लगता है। सर, लेकिन जो कल दिन भर जो मंथन चला, फाइनली ये माने कि सूची जिस चीज के लिए बैठा गया था, मतलब वो सूची तय हो ही गई है? क्यों नहीं, सूचियों पर चर्चा हुई, वो फाइनल अंतिम हुई है। ऐसा नहीं है बिल्कुल आम सहमति मतलब लेके जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। कोई हाथ में लेके जाने के लिए या बक्से में बंद करके ले जाने की बात है। इंतजार कर रहे थे। अब वो फाइनल तो तब होता है जब जारी होता है, लेकिन उससे पहले तो प्रक्रिया में है। कितने नाम सर? क्योंकि ये तो जब सूची जारी होगी तो उससे पता लगेगा। काफी नाम है, पहले से ज्यादा ही है लगभग। लेकिन फिर भी चूंकि बड़ी संख्या में जीत के आप लोग आए हुए थे, दावेदार भी बहुत सारे। नहीं, ये कोई नहीं, बस प्रोसेस है। पहले सूची जारी हुई है, अब ये भी प्रोसेस में जाएगी, उसके बाद भी चर्चा होगी। कोई अंतिम सूची नहीं है। मतलब जिनका नाम इस सूची में नहीं आया तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, एक और सूची जारी होगी। सूची एक और जारी होगी, उसके बाद फिर होगा। तो ये तो प्रोसेस चलेगा ना। बहुत से सदस्य के पद हैं, कुछ उपाध्यक्ष के पद हैं, कुछ अध्यक्ष पद हैं। सबको अपनी अपनी योग्यता और उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सब उनका कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, कांग्रेस पार्टी को जिताने में उनका योगदान रहा है, उन सबको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो सब पूरी कार्रवाई विचार होता है। नए प्राधिकरण पर भी चर्चा हुई है सर, 2 नए प्राधिकरण की भी बात हुई है। देखिए, अब एक एक टुकड़े में मैं बात नहीं करता, मैं समग्र रूप से जो चर्चा हुई है वो मैंने बताया कि जब अंतिम रूप से जब सूची सामने आएगी तो उसी के बाद में पता लगेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, कल जो बीजेपी के सांसद सुनील सोनी वो भी कह रहे थे, उसके अलावा बीजेपी के लीडर्स, उनका कहना है कि कांग्रेस इस प्रोसेस में आ गई है, मजबूरी है उसकी कि सबको संतुष्ट किया जाए और उसको लेकर रास्ते निकाले जा रहे हैं। ये वजह है कि सूची पे सूची निकाली जाए, ये बीजेपी का जो पद है, भारतीय जनता पार्टी भी उन पदों पर नियुक्ति की थी, तो जो हम उसके नियुक्ति प्रोसेस में हैं, कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो उनको क्यों तकलीफ होती है? उनसे तो कोई लेना देना नहीं है, उनसे तो कोई चर्चा करेगा नहीं, उनसे कोई पूछ के तो बात करेंगे नहीं। हम अपने यहाँ पर सभी वरिष्ठ लोग हैं,
उनसे चर्चा करके विचार विमर्श करके अपना काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों की नियुक्ति करेंगे, तो उसमें भाजपा क्या लेने देना। आखिरी सवाल है सर, अभी भी नॉक चल रहा है, अभी भी आपके पास नॉक चल रहा है, लोग बायोडाटा लेके आ रहे हैं? ये तो हमेशा चलता है, जब नियुक्ति नहीं होती तब भी लोग देते हैं, किसी न किसी तरीके से। कोई संगठन में पदों के लिए कहता है, कभी इसके लिए है, तो ये तो प्रोसेस चलता रहता है। ये तो हमारा परिवार है और उस परिवार में अपनी बात कहेंगे नहीं तो कि हमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। हम सभी की बात सुनते हैं, समझते हैं, इनको महत्व देते हैं। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। तो ये है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, और उनका कहना है कि कल जो समन्वय समिति की बैठक हुई थी तो एक सूची तो तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि और भी जो सूची है वो आएंगी। तो जाहिर तौर पर जो दावेदार हैं उनके लिए तब तक के निराश होने की जरूरत नहीं जब तक कि कांग्रेस अपनी सूची लगातार जारी करती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता नाजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, शाहपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मंडला से खबर आपको बता दें, अस्पताल में यहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। पैथोलॉजी रूम बताया जा रहा है जिसमें ये आग लगी है। अस्पताल के पैथोलॉजी रूम में आग लगी है और आग बुझाने के दौरान 3 कर्मचारी भी इसमें झुलस गए हैं। घुघरी विकास खंड का ये पूरा मामला है। तो ये एक बड़ी खबर आपको मंडला से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आग लग गई और ये पैथोलॉजी रूम में ये आग लगी। ये बताया जा रहा है कि पैथोलॉजी रूम था, उसमें ये आग लगी है। अस्पताल के पैथोलॉजी रूम में आग बुझाने की कोशिश भी कर्मचारियों ने की और इस दौरान 3 कर्मचारी इसमें झुलस भी गए हैं। घुघरी विकास खंड का ये पूरा मामला है। कृष्णा साहू हमारे संवाददाता मंडला से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कृष्णा से जानते हैं कि कृष्णा, आखिर क्या इसके आग लगने के पीछे वजह रही, कितना नुकसान इसमें हो गया है? जी बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा कि बीती रात करीब 2 बजे के आसपास की हादसा है। करीब 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है जिसमें जो मंडला जिले का घुघरी विकास खंड है वहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण ये बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है जिसमें आग लग गई अचानक से। और इसमें करीब 10 करोड़ के नुकसान की आशंका पहले जताई जा रही है कि इसमें करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो 3 कक्ष है जो सामुदायिक अस्पताल का होता है, 3 कक्ष है जिसमें एक वैक्सीन और दूसरा पैथोलॉजी और तीसरा दवा वितरण, जहाँ पर दवाइयां स्टोरेज की जाती हैं, वैक्सीन स्टोरेज की जाती हैं। तो ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। और इसमें जब आग बुझाते वक्त जब तत्काल इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन वहां पर मौके पर तुरंत नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते कृष्णा, सवाल उठ रहा है कि 10 करोड़ की बात कही जा रही है, लेकिन एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उसके भी पैथोलॉजी रूम में आग लगने पर इतना 10 करोड़ का नुकसान? हाँ जी बिल्कुल पुनीत, ये प्राथमिक रूप में जब हमारी बात हुई है वहाँ के बीएमओ से तो उन्होंने करीब 10 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई है। लेकिन हैरानी हो रही है कि इतना क्योंकि सामुदायिक अस्पताल है, करीब 150 बिस्तर वाला या 100 बिस्तर वाला ही अस्पताल होता है, वहाँ पर इतने बड़े उपकरण तो होते नहीं है कि जैसे बता रहे हैं कि करीब 10 करोड़ का नुकसान हुआ होगा। इतने बड़े उपकरण तो वहाँ होते नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि वहाँ पर वैक्सीन कक्ष था और दवा वितरण था और इसके साथ ही पैथोलॉजी सेंटर था। तो वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे आग लगी जिसके चलते 10 करोड़ का नुकसान है। लेकिन हैरानी हो रही है जिस तरीके से उन्होंने आकलन किया है कि यहाँ पे 10 करोड़ का नुकसान है, इतना लगता नहीं कि 10 करोड़ का नुकसान होगा। हालांकि इनके जो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उससे सवालिया निशान खड़े होते हैं। पुलिस, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मंडला से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके पैथोलॉजी रूम में आग लगी है। बताया ही जा रहा है कि 10 करोड़ का नुकसान हो गया। इसमें जो जिम्मेदार हैं वो बता रहे हैं कि आग में 10 करोड़ का नुकसान हो गया। ये भी अपने आप में थोड़ा सा अजीब है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैथोलॉजी में क्या इतनी सुविधाएं होती हैं कि वहाँ इतना सामान क्या सब होता है। हालांकि ये जांच के बाद सामने आएगा कि कितना काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि लेकिन ये बता दें कि रात को 2 बजे ये आग लगने की घटना सामने आई है। बड़ी मुश्किल के बाद इस आग को बुझाया गया। 3 कर्मचारी भी इस दौरान आग बुझाने के दौरान झुलस गए।
इधर विजयवाड़ा में कोविड सेंटर में आग लगने से कम 3 मरीजों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। सुबह करीब 5 बजे के आसपास कोविड सेंटर में आग तब लगी जब सभी मरीज सो रहे थे। सरकार ने स्वर्ण पैलेस होटल को कोविड सेंटर में तब्दील किया हुआ है। गवर्नर सर्किल पर मौजूद स्वर्ण पैलेस में जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त 30 मरीज और 10 नर्सिंग स्टाफ के लोग यहां पर मौजूद थे। तस्वीर आपको दिखा कल सुबह का वक्त था। सुबह करीब 5 बजे ये घटना हुई और जब ये आग लगने की घटना हुई देख सकते हैं आप आग कितनी ज्यादा तेज है और उसकी लपटें किस तरीके से बाहर निकल रही हैं। इधर शिवपुरी में सड़क हादसा पेश आया। अनियंत्रित होकर कार गड्ढे में जा गिरी जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। ड्राइविंग सीखने के दौरान यह हादसा हुआ है। करवाला क्षेत्र की यह घटना है। तो सड़क हादसा पेश आया। अनियंत्रित होकर एक कार गड्ढे में जा गिरी। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, क्या खबर है? पुनीत, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह ये 3 दोस्त कार सीखने की कहकर घर से निकले थे और जब ये करवाला क्षेत्र में ड्राइविंग सीख रहे थे उसी समय पर इनकी कार अनियंत्रित होकर के एक सीवर खुदाई के बड़े से गड्ढे में जाकर गिर गई। जब कार को जब तक वहां से हटाया जाता तब तक उनमें से 2 युवकों की मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरे को जिला चिकित्सालय भेजा गया है जहां उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका। यूथ कांग्रेस का रोजगार दो अभियान आज से होने वाला है और दिग्विजय सिंह ने युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार से सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को मौका देने के लिए कहा है। प्रदेश में ही हायर और हाई स्कूल की परीक्षा देने वालों को नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग भी दिग्विजय सिंह ने इस अभियान के माध्यम से उठा दी। में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और विशेष तौर पर कोरोना के समय तो जिनको नौकरी मिली हुई थी वो भी बेरोजगार होते चले आ रहे हैं। मैंने मेरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश के निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेष तौर पे मदद करने के लिए ये नियम बनाया था कि 10वीं और 12वीं कक्षा जिसने मध्य प्रदेश से पास की हो उसी को ही हम शासकीय नौकरियों में लेंगे। लेकिन भारतीय जनता और कवर्धा से खबर आपको बता दें, पुलिस महकमे की परेशानी बढ़ गई है। 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित निकले हैं। 2 पुलिसकर्मी इंद्रधनुष सम्मान समारोह में मौजूद भी थे और डीजीटीएम अवस्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वीर सावरकर भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कार्यक्रम में शामिल होने वालों की अब चिंता बढ़ गई है क्योंकि 2 पुलिसकर्मी जो कोरोना पॉजिटिव साथ हैं उनमें से 2 पुलिसकर्मी इस कार्यक्रम में भी थे।